हेलो पीपल्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपने अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले मैं आप सभी को एक बार जरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है, हम ये समझ लेते हैं कि हमारे जो चैप्टर्स हैं वो एग्ज़ाम में क्या वेटेज रखते हैं। तो जो हमारी बुक्स है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन फिर से दो डिवाइड में, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। और पार्ट टू यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ। ठीक है बच्चों। तो जो यूनिट फर्स्ट है हमारी, उसके अंदर जो हमारे कवर होते हैं सिलेबस, वो कवर होगा हमारा सारा थियोरेटिकल। तो इसके अंदर जो हमारा कवरेज है थियोरेटिकल, फ्रेमवर्क, जिसकी वेटेज है हमारी 12 मार्क्स की। इसके अंदर हमारे सारे थियोरेटिकल चैप्टर्स कवर होंगे, जिसके अंदर हमारे दो फर्स्ट चैप्टर हैं थ्योरी बेस्ड। नंबर एक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और चैप्टर नंबर 2 थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। इसके अंदर दोनों चैप्टर कवर होंगे हमारे, जिनकी वेटेज कितनी है हमारी 12 मार्क्स की। और सेकंड यूनिट, इसके अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस में कौन कौन से चैप्टर हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, पार्ट फर्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट सेकंड, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और इसके अंदर हमारे पास आएगा डेप्रिसिएशन। एक चैप्टर हमारा है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और लास्ट चैप्टर होगा हमारा इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इन सभी चैप्टर्स की वेटेज है हमारे पास 40 मार्क्स की। यानी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे इन चैप्टर्स के अंदर कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, और उनकी जो वेटेज होगी 40 मार्क्स की होगी। जो हमारी सेकंड बुक है, सेकंड पार्ट है हमारा बुक का, उसमें जो यूनिट थर्ड है, मैं यहाँ पर इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। यूनिट थर्ड के अंदर जो हमारे चैप्टर्स आएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम complete and incomplete record। ठीक है बच्चों, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? फाइनल अकाउंट्स बनाने सीखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के, जिसके अंदर दो पार्ट्स होंगे हमारे। नंबर एक तो कंप्लीट रिकॉर्ड्स जो होते हैं हमारे पास, डबल एंट्री सिस्टम, एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो होगा सिंगल एंट्री सिस्टम। ये हम बाद में इसके जब हम ये चैप्टर करेंगे तो इसके बारे में फिर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में आता है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 में जो हमारा कवरेज होगा वो होगा कंप्यूटर इन अकाउंटिंग या कंप्यूटर बेस्ड
अकाउंटिंग। ठीक है, जो हमारे फाइनल अकाउंट्स की वेटेज होगी, फाइनल अकाउंट्स की वेटेज होगी हमारी 20 मार्क्स की, और जो कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग है उसकी टोटल वेटेज होगी हमारी 8 मार्क्स की। ठीक है, तो जो टोटल वेटेज हो गई हमारी पार्ट 1 की, वो हो गई हमारी 52 मार्क्स, और पार्ट 2 की हो गई हमारी 28 मार्क्स, प्लस जो हमारा 20 मार्क्स का है वो होगा प्रोजेक्ट वर्क, जो आपका स्कूल में कराया जाएगा, 20 मार्क्स का। ठीक है, टोटल हो गए 80 मार्क्स प्लस 20 इज इक्वल टू 100 मार्क्स का एग्जाम। ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज है हमारे चैप्टर्स की। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे चैप्टर्स कवर होंगे ज़्यादा वेटेज के साथ, 52 मार्क्स के सारे के सारे हम एक एक चैप्टर करेंगे। तो आज हम सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, मैं पहले वो लिखवा देता हूँ आपको कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। नंबर 1 हम कवर करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 2 हम कवर करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। थर्ड हम कवर करेंगे इसमें टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फोर्थ हम कवर करेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फिफ्थ हम कवर करेंगे एडवांटेज और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हम कवर करेंगे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम कवर करेंगे क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट और लास्ट हम इसमें कवर करेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, तो जो हम इसमें टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हम कवर करेंगे एडवांटेज और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग एंड यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड बेसिक टर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग। तो बच्चों, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि हमारी जो फर्स्ट 2 या 3 क्लासेस जो होंगी वो प्योर थियोरटिकल क्लासेस होंगी। तो अभी हम इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, बिकॉज देखिए जो थियोरटिकल चैप्टर्स होते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए थ्योरी सीखना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी से ही हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो बिल्ड होंगे, नॉलेज गेन होगी। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं बारी बारी। चलो बच्चों, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। लिखिए नंबर 1, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग।
तो बच्चों, जहाँ मैं बता दूं आपको, तो जो सब्जेक्ट आप आज पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो अकाउंटेंसी का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अकाउंट्स हैं, बेसिकली हम अकाउंटिंग में करते क्या हैं, एक बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, अकाउंटिंग से हमें क्या फ़ायदा होगा, अकाउंटिंग से हमें क्या नुकसान होगा, और अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए अब हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन। सबसे पहले मैं आपको दो प्रोफेशनल बॉडीज़ के बारे में कुछ बताऊंगा। दो प्रोफेशनल बॉडीज़, दो बॉडी कॉर्पोरेट हैं बेसिकली। कौन कौन सी हैं वो? एक है AICPA, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, और दूसरी है AAA, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। लिखिए, AICPA की फुल फॉर्म लिखिए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, और AAA की फुल फॉर्म लिखिए, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। लिखा। ये हमारी दो बॉडी कॉर्पोरेट है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ AICPA के लिए। जो AICPA है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? US में, अमेरिका। इसका काम क्या है? इसका काम है, इट इज द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CPA। ये कब बनी थी हमारी, एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1887 में। इसी तरीके से बात करते हैं अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये भी US में सिचुएटेड है, अमेरिका। इसका क्या काम है? इट प्रमोट अकाउंटिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड प्रैक्टिस। और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1916 में। ठीक है बच्चों, हमारी दो प्रोफेशनल बॉडीज हैं। नंबर एक AICPA, और दूसरी हमारी कौन सी बॉडीज है? AAA। जो AICPA के लिए पहले मैं बात करूंगा, तो AICPA की फुल फॉर्म क्या है हमारी यहाँ पर? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये कहाँ पर बेस्ड है? ये USA में बेस्ड है। इसका काम क्या है? बेसिकली इट इज द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CPA। अब देखिए यहाँ पर जो CPA है, CPA क्या है? आपने इंडिया में नाम सुना है CA? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा जो कोर्स कराती है इंडिया में, वो कौन कराती है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कराती है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जैसे इंडिया के अंदर जो CA होते हैं, उनको जितने भी ऑल ओवर इंडिया जितने भी CA के एग्जाम वगैरह होते हैं, सब ICAI क्या कराती है? कंडक्ट कराती है। तो इसी तरीके से जो US में है, US में जो हमारी जो CA है, उसको वहाँ पर CA नहीं बोलते, उसको वहाँ पर क्या बोलते हैं? सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, CPA। तो जो CPA वहाँ पर जो कराती है, जो एग्जाम उसके कंडक्ट वगैरह जो कराती है, पढ़ाई जो वहाँ पर होती है CPA की, वो किसके थ्रू होती है? इस संस्था के थ्रू, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है। अब इस AICPA ने जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying,
and summarizing in a significant manner and in terms of money। तो हमारी AICPA ने क्या डिफाइन किया है अकाउंट्स को, या एज पर AICPA, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं आपसे हमारी सेकंड बॉडी AAA, दैट इज अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। ये कहाँ पर बेस्ड है? USA। क्या करती है? प्रमोट करती है अकाउंटिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड प्रैक्टिस को। कब बनी थी ये? 1916 के अंदर। और इसने डिफाइन कैसे किया है अकाउंट्स को? इसकी भी डेफिनेशन एक बार जरा देखते हैं। एज पर AAA, it is the process of identifying, measuring and communicating economic information to help in taking decision by the users of the information, राइट। तो हमारी इस बॉडी ने क्या बोला है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू हेल्प इन टेकिंग डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो यूजर्स हैं वो कौन है? यूजर्स के बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो वर्ड एक यूज हुआ है, एक टर्म यूज हुई है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? इसके लिए लिखो आप स्टार लगा के, इकोनॉमिक इवेंट और इंफॉर्मेशन। इट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन, the business transaction which impact a business financial position and which are in monetary terms। राइट। तो इकोनॉमिक इवेंट्स क्या पर हो गए? बेसिकली इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होती हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही होती हैं, जो कि ऐसी ट्रांजैक्शंस है जिनको करने से किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इंपैक्ट होती हो, और वो जो ट्रांजैक्शंस होंगी मॉनेटरी टर्म्स के अंदर होनी चाहिए। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि वो पैसों के अंदर उसमें लेन देन हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ओके जी। अभी आपको ये नहीं पता कि इसमें फिक्स्ड एसेट्स क्या है, हम जब आगे चैप्टर्स करेंगे तो उसमें अभी सब चीज़ आपको पता चल जाएगी कि फिक्स्ड एसेट्स वगैरह क्या होती हैं। तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। मैं एक बार दोबारा से इसको पढ़ा देता हूँ कि हमारी दो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं। एक है हमारी AICPA, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, और दूसरी है हमारी बॉडीज अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। दोनों US में बेस्ड हैं। एक बॉडी जो है इट इज़ द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CPA, जो कि CPA के एग्जाम कंडक्ट कराती है US में, जैसे हमारे इंडिया के अंदर CA के एग्जाम कंडक्ट कराती है ICAI।
जो AICPA है वो हमारी एस्टेब्लिश हुई थी 1887 में, जबकि हमारी जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है वो एस्टेब्लिश हुई थी 1916 के अंदर। तो दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी है अकाउंटिंग के लिए, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो एज पर AICPA, accounting is an art of recording, classifying and summarizing of the business transactions in a significant manner and in terms of money. Second, American Accounting Association. It is the process of identifying, measuring, and communicating the economic information to the help in taking decisions by users of the information. तो दोनों ने अपनी अलग अलग डिफाइन किया है अकाउंट्स को, लेकिन जो इनका क्रक्स निकल कर सामने आता है वो हमारा एक ही निकल कर आता है कि जो अकाउंटिंग है बेसिकली क्या है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम उनको मेजर करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, एक समराइज फॉर्म में उसको लिखते हैं। समराइज करने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स को, ताकि वो एक डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो जो इन दोनों की डेफिनेशन से हमारी जो एक डेफिनेशन निकल कर आई है, जो आपको याद भी करनी है, जो एक मिक्स डेफिनेशन निकल कर आई है वो क्या है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी में 1 या 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है वो AICPA ने क्या लिख के दी थी और हमारी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने क्या लिख कर दी थी। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। लिखिए जी, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, and communication or communicating to users of the information। राइट, ये हमारी मेन डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, जो हमें याद रखनी है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and communicating to the users of the information। ठीक है, इसको याद करने का एक शॉर्ट कोड मैं आपको लिखवा रहा हूं। आपको किस तरीके से लिखना है इसका शॉर्ट कोड? हाँ जी, इसका शॉर्ट कोड लिखिए, IMRCSANC। ये कोड आपको याद रखना है। ठीक है, IMRCSAC। इसके अंदर देखिए जो आई है हमारा, आई किस लिए है? आई है हमारा आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, एम से क्या होता है हमारा? मेजरमेंट ऑफ, या फिर मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आर से क्या हो गया? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इसके अंदर हम क्या करते हैं? दैट इज जो हम जर्नल बनाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं? दैट इज जर्नल मेकिंग। ठीक है,
सी क्लासिफाइंग, एस समराइजिंग, समराइजिंग में क्या बनाते हैं हम, लेजर्स, एनालिटिकल या एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन। और सबसे लास्ट वाला क्या हो गया हमारा, कम्युनिकेटिंग। राइट, तो ये आपका कोड है अकाउंटिंग डेफिनेशन या मीनिंग के लिए, IMRCSAC। सबसे पहले आते हैं हमारे पास में आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये ट्रांजेक्शन्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या, हमारा जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का वो क्या है, हमें आइडेंटिफाई करनी है ट्रांजेक्शन्स को कि वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। सेकंड पॉइंट, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स पहले हमने क्या किया, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया, अब वो ट्रांजेक्शन्स हमारी मनी की टर्म्स में होनी चाहिए, मतलब वहां पर हमारा पैसों का आदान प्रदान हुआ होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, फिर हम उन ट्रांजेक्शन्स को अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और बुक्स कौन सी, जर्नल, जो हम आगे बनाना सीखेंगे। ठीक है। फिर हम क्लासीफाई करते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को, क्या करते हैं हम, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई कैसे, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लास में कुछ बच्चे पढ़ते हैं जिसके अंदर मिक्स है, कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ कि बॉयज एक साइड बैठ जाइए और गर्ल्स एक साइड बैठ जाइए। तो मैंने क्या किया, बॉयज को अलग क्लासीफाई कर दिया एंड गर्ल्स को अलग से क्लासीफाई कर दिया। समराइजिंग, समराइजिंग में हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, कहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं, जर्नल में। अब जर्नल बुक से हमें क्या करना है, उनसे लेजर्स बनाने हैं, ये भी हम आगे चल के सीखेंगे अभी। देन उसके बाद ए एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन, जो लेजर्स बनाएंगे उन लेजर्स को फिर हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे एक दूसरे से। देन थर्ड, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी उनको हम कम्युनिकेट करेंगे, किसको, अपने यूजर्स को। ठीक है। तो बच्चों अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इस कोड को जो मैंने लिखवाया IMRCSAC, इसको मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊंगा, एक लाइव एग्जाम्पल दूंगा आपको। देखिए सपोज शॉपकीपर है, ठीक है, इस शॉपकीपर का जो ओनर है मिस्टर ए, वो इसका प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर का मतलब हो गया ओनर। तो जो हमारा मिस्टर ए है, जो इसका ओनर है इस शॉप का, वो कुछ ट्रांजेक्शन्स करता है। और वो ट्रांजेक्शन्स क्या क्या करता है, जरा देखते हैं। सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स, थर्ड ऑफिस रेंट पे किया, पेड, गोडाउन रेंट पेड, ठीक है, पर्सनल पीजी रेंट पे। ये मान लो सपोज करो उसने ड्यूरिंग द ईयर ये ट्रांजेक्शन्स की हैं। ठीक है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या की है उसने, सेल ऑफ गुड्स, उसने माल बेचा, जो कि वो बेचेगा, शॉपकीपर है तो। परचेज ऑफ गुड्स, माल खरीदा, ऑफ कोर्स खरीदेगा। उसके बाद ऑफिस रेंट पे किया, जो उसकी दुकान है, ऑफिस की जगह अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आप इसको लिख सकते हो शॉप रेंट पेड। जो दुकान का रेंट है वो पे किया, और जो उसका गोडाउन है जहां पर वो सामान वगैरह अपना रखता है, उस गोडाउन का रेंट भी उसने पे किया। दूसरा, उसने जहां पर वो खुद रहता है, एक पीजी में रहता है, उस पीजी का उसने रेंट भी पे किया है। तो अगर मैं अब ये देखूं कि हमें किस तरीके से अकाउंटिंग इसकी करनी है, तो सबसे पहले अकाउंटिंग करने में हमारा पहला रूल कौन सा आता है, आई से मतलब आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो हमें इन ट्रांजेक्शन्स में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी
ट्रांजेक्शन्स हमारे रिलेटेड है हमारे बिजनेस से। तो देखिए सेल ऑफ गुड्स क्या हमारे बिजनेस से रिलेटेड है? यस। परचेज ऑफ गुड्स? यस। शॉप रेंट पेड? हाँ जी, क्योंकि ये तो बिजनेस ही है हमारा, इसका हमने रेंट पे किया है, बिल्कुल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है। गोडाउन रेंट पेड? ऑफ कोर्स, क्योंकि इस गोडाउन का हमारा यूज किसके लिए यूज हो रहा है? बिजनेस को चलाने के लिए। पर्सनल पीजी रेंट पेड? अब वो कहता है कि जहां पर वो खुद रहता है उसका उसने रेंट पे किया है, तो क्या इस पीजी का यूज बिजनेस को रन करने के लिए हो रहा है? नहीं। तो क्या ये हमारी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हमने पहले सबसे पहले क्या किया, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और कौन कौन सी नहीं है। तो जो ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस से रिलेटेड है उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस क्या होनी चाहिए? इन टर्म्स ऑफ मनी। तो सेकंड कोड जो था हमारा एम, दैट इज मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, थर्ड पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग। अब इन ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? रिकॉर्ड करेगा ये जो शॉपकीपर है अपनी जर्नल बुक में, जिसको वो क्या बोलता है? खाता बही या रोजनामचा या डेली बुक। ठीक है, इसमें क्या करता है बेसिकली, जर्नल बुक हमारी क्या होती है? जर्नल बुक के अंदर वो डेली बेसिस पर जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उसको रिकॉर्ड करता रहता है, कि जैसे सपोज उसने सेल की, उसने परचेज किया, रेंट पे किया, ये किया, वो किया, उसने क्या किया हर रोज, फिर नेक्स्ट डे पर आया, नेक्स्ट डे, फिर उसने सेम ऐसे ही उसने रिकॉर्ड की। पूरे साल वो क्या करता है? डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को, जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्लासिफाइंग के अंदर क्या होता है? क्लासिफाइंग के अंदर जो हमारी, जो उसने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है डेली बेसिस पर, अब उन ट्रांजैक्शंस में हमें क्या करना है? सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को उठा के एक साइड रख देना है। जैसे अब सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को कौन कौन सी हैं? जैसे मैं कहता हूँ कि जितनी भी हमारी सेल्स हैं वो एक तरफ लिखी जाएंगी, जितनी भी हमारी परचेजेज हैं उनको आप अलग कर लीजिए, जितने भी तरह के हमारे रेंट पे हुए हैं, चाहे वो हमारा ऑफिस का रेंट है, चाहे वो हमारा शॉप रेंट हो, चाहे वो हमारा गोडाउन रेंट हो, हमने उसको एक ही, हमने मतलब उसको क्लासिफाई कर लिया कि ये हमारी रेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जब क्लासिफाई कर लिया ट्रांजैक्शंस को, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट? समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं? जब हमने ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर लिया कि ये हमारी सेल्स है, ये हमारी परचेजेस है, ये हमारा रेंट है, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, इस तरीके से, तब हम उनके लिए क्या बनाएंगे? सबके लिए लेजर्स बनाएंगे और लेजर्स में उनको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, जो लेजर्स बनाए जाते हैं, पर्टिकुलर अकाउंट का पर्टिकुलर लेजर बनाया जाता है फॉर ईच अकाउंट। जैसे सेल्स के लिए मैंने लेजर बना दिया, ठीक, ऐसे ही मैंने एक परचेज रेंट के लिए लेजर बना दिया। ठीक है, इस तरीके से हम उसमें क्या करेंगे? लेजर्स बनाएंगे। समराइजिंग, समराइजिंग के बाद में आता है हमारे पास एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में क्या करते हैं? हम इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, यानी कि कंपेयर करते हैं हम
with other same nature of business और ठीक है सेम नेचर ऑफ बिजनेस। तो एनालाइजिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट निकल के सामने आता है, जो भी हमने लेजर्स बनाए, जो भी हमारे सामने नंबर्स आए निकल के, हम उन नंबर्स को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। किससे? जैसे हमारे शॉपकीपर है तो हम किसी दूसरे शॉपकीपर से उसके नंबर के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे कंपनी होती है एक सेम नेचर, जैसे हमारा एक बिजनेस है क्लोथ्स के अंदर, मान लो सपोज हमारा कोई एक बिजनेस है और हम जो उसको कंपेयर करेंगे तो हम कंपेयर भी किससे करेंगे? सेम नेचर के बिजनेस से। यानी जो जिस कंपनी से हम कंपेयर करेंगे अपने डेटा को, वो भी हमारे क्या होना चाहिए? क्लोथ्स का बिजनेस ही होना चाहिए जिससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनालाइजिंग। एनालाइजिंग के बाद आता है कम्युनिकेटिंग। एनालाइजिंग के बाद क्या आता है? कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? जब हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एनालाइज कर लेते हैं, तब एनालाइज करने के बाद जब हमारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, वो फाइनल अकाउंट्स हम किसको प्रोवाइड कराने होते हैं? प्रेजेंट करते हैं हम कहाँ पर? प्रेजेंट टू यूजर्स। ठीक है जी, किस लिए? हेल्प इन टेकिंग डिसीजंस। यानी हम अपने जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं वो हम किसको प्रेजेंट करते हैं? किन यूजर्स के लिए। जो भी यूजर्स होते हैं, अभी यूजर्स थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से यूजर्स होते हैं हमारे। तो उन यूजर्स को किस लिए चाहिए होती है इंफॉर्मेशन? ताकि वो फर्दर कोई डिसीजन ले सके बिजनेस के लिए। ठीक है जी, तो ये हमारा कोड था। इसको हम क्या बोलेंगे? मीनिंग। ठीक है, या फिर हम इसको बोलेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। तो हमारे इसमें दो टॉपिक कवर हो गए, मीनिंग एंड डेफिनेशन और अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है जी। सर, हमने एक टर्म सुनी थी बुक कीपिंग। सर, बुक कीपिंग क्या होती है? देखिए बच्चों, बुक कीपिंग क्या होती है? अगर मैं इसमें यूज करूं IMRC, अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट यूज करूं IMRC, तो मेरा क्या होता है? ये बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या होगी? यानी बुक कीपिंग के अंदर हम क्या करेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड देन उसको रिकॉर्ड कर लेंगे जर्नल के अंदर, और फिर उसको क्लासिफाई करेंगे सेम नेचर्स की ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, तो ये इन सभी को करने को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। ठीक है, तो ये बुक कीपिंग बेसिकली क्या है? बुक कीपिंग जो होता है नैरो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, जबकि IMRC SAC ये हमारा क्या है? एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक, जो बुक कीपिंग है ये बेसिकली क्या है? एक रूटीन नेचर का जॉब होती है, जो बड़ी थकेली जॉब होती है। इसको करने के लिए जूनियर स्टाफ हायर किया जाता है। ठीक है, जिसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नो नीड ऑफ स्पेशलाइज स्किल्स। राइट, ये हमारा दो टॉपिक यहाँ पर कवर हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, थर्ड, टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, क्या सर अकाउंटिंग के भी टाइप्स होते हैं? हाँ जी, अकाउंट्स के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन सी टाइप्स होते हैं सर? जो अकाउंटिंग के टाइप्स होते हैं वो तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं।
नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, नंबर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, at a particular date। ठीक है जी। दूसरा काम क्या करते हैं हम इसमें, हम एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर। देखिए इसमें ना मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ड्यूरिंग द ईयर और एट अ पर्टिकुलर डेट। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है वो ड्यूरिंग द ईयर के लिए निकाला जाता है, मतलब कि जो पूरे साल के लिए हम देखते हैं कि इस बिजनेस ने क्या मुनाफा कमाया और क्या इसका नुकसान रहा। लेकिन जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, फाइनेंशियल पोजीशन पूरे साल के लिए नहीं निकाली जाती, फाइनेंशियल पोजीशन किसी एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर निकाली जाती है। मतलब कि अगर मैं ये कहूँ रिलायंस कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, दैट इज द फाइनेंशियल पोजीशन। और हम इसके अंदर क्या करते हैं, communication of the financial information to its users। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं किसको, अपने यूजर्स को। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम 3 पॉइंट्स देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, किसी एक बिजनेस के लिए प्रॉफिट और लॉस निकाल कर देखते हैं। सेकंड पॉइंट में हम क्या देखते हैं, किसी एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एक पर्टिकुलर डेट पर क्या है। और थर्ड पॉइंट में हम क्या देखते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स को ताकि वो बेटर डिसीजन ले सकें। सर कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम ascertainment दी कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट डिफाइन करते हैं, कॉस्ट को निकालते हैं कि जैसे अगर कोई एक कंपनी पेन बनाती है तो उस पेन की कीमत क्या होगी, वो कॉस्ट डिफाइन करना किसका काम है, कॉस्ट अकाउंटेंट का। और ये सारा काम हम किस में करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक, थर्ड पॉइंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इट हेल्प्स मैनेजमेंट in taking decision and actions। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो हमारी मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन लेने में। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स थे टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, फोर्थ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, लिखिए, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड,
Second, to calculate profit or loss during the year. Third, to know the financial position at a particular date. Or to provide information to its users. राइट, ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है अकाउंटिंग को करने का। ठीक, तो पहला पॉइंट है हमारा टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। देखिए, जब तक हम अपने ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर लॉस इनकर्ड कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है हमारा टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। अकाउंटिंग करने से हमें ये पता चलता है कि एक बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर लॉस इनकर्ड कर रहा है। थर्ड पॉइंट, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पर्टिकुलर डेट। अकाउंटिंग को करने से एक बिजनेस की जो असेट्स और लायबिलिटीज यानी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो एक पर्टिकुलर डेट पर कितनी है वो भी हमें अकाउंटिंग करने से पता चलती है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। तो जो अकाउंटिंग करने से हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आती है वो इंफॉर्मेशन हम अपने यूजर्स को प्रोवाइड कराते हैं, जिसके बेस पर जो यूजर्स होते हैं हमारे या जो मैनेजमेंट होती है हमारी वो क्या करती है, अपने डिसीजंस ले सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे अकाउंटिंग के क्या फायदे हैं, अब आप ही बताइए कि अकाउंटिंग को करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। पहला लिखिए, टू हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। सेकंड, टू हेल्प मेंटेन द रिकॉर्ड्स। थर्ड पॉइंट, help to calculate profit or loss। help to know financial position। ओके, अरे वाह, ये तो जो एडवांटेज मैंने लिखवाए हैं ये तो सेम टू सेम हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे अकाउंटिंग के उन्हीं से मैच करते हैं। हाँ जी, दोनों के दोनों सेम ही है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं अकाउंटिंग के वही हमारे एडवांटेजेस भी होते हैं। मुझे नहीं लगता कि एडवांटेज समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। तो हम नेक्स्ट लिखते हैं अपना लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1, नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। Ignore the qualitative aspects। Third point, ignore price level changes। Fourth point, window dressing। क्या हमारे अकाउंटिंग की लिमिटेशंस भी हैं? मैंने कहा हाँ,
लिमिटेशंस इन द सेंस, हमारा पहला पॉइंट कहता है कि नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। नॉट फुल्ली एग्जैक्ट का मतलब है कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो पूरे मैनर्स में एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज जो हमारी अकाउंटिंग है वो अजम्पशन बेस्ड भी होती है। ठीक है, जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो अजम्पशन बेस्ड भी होती है। हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम अजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। सेकंड पॉइंट, इग्नोर दी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्वालिटेटिव मीन्स क्या हो गया, क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में दो एम्प्लॉयज़ की आपस में लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से फैक्ट्री में जो काम था वो ठप हो गया। अब उस काम को ठप होने की वजह से जो फैक्ट्री में जो लॉसेस इनकर्ड हो रहे हैं, उन लॉसेस को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट समझ में आया? नहीं आया? मैं फिर से समझा रहा हूँ। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को अकाउंटिंग इग्नोर करके चलती है। क्वालिटेटिव मीन्स एक क्वालिटी, एस्पेक्ट मीन्स तथ्य यानी फैक्ट्स हमारे जो हैं। अब इनके अंदर जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक फैक्ट्री में दो एम्प्लॉयज़ के बीच में लड़ाई हो गई और जिसकी वजह से क्या हुआ, काम ठप हो गया। लड़ाई की वजह से जो काम ठप हुआ और उसकी वजह से जो फैक्ट्री में नुकसान हुआ, उस नुकसान को हम कहीं भी अकाउंटिंग के अंदर नहीं दिखाते। थर्ड पॉइंट है इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस में अप डाउन होते रहते हैं तो अकाउंटिंग उसको भी इग्नोर करके चलती है। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब कि हम जो है अपने बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट को बढ़ाकर भी दिखा सकते हैं, हम उसको घटाकर भी दिखा सकते हैं, मतलब उसके अंदर मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कि एक सही पिक्चर हमारे सामने नहीं रखती। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग, कि अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट करके शो करना। ऐसा क्यों करते हैं? जब हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे ना, तब समझाएंगे कि विंडो ड्रेसिंग क्या होती है इन डिटेल और मैनिपुलेशन करके क्या फायदा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए बच्चों, जो हमारे यूजर्स होते हैं ना, यूजर्स दो टाइप्स के यूजर्स होते हैं। नंबर एक होते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स, एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। राइट, जो इंटरनल यूजर्स होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? जो हमारी कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, इनसाइड द कंपनी, कंपनी और बिजनेस। और जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज पब्लिक ग्रुप और आउटसाइड द बिजनेस। राइट, तो सर हमारे जो कंपनी के अंदर होते हैं यूजर्स, वो कौन कौन से यूजर्स होते हैं? देखिए उसमें कौन कौन से यूजर्स होते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओनर्स, मैनेजर्स, ओके, पार्टनर्स और एम्प्लॉयज। ये सारे के सारे हमारे कौन है? इंटरनल यूजर्स। और एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स में हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं गवर्नमेंट, और लेंडर्स
और बोरोवर्स, थर्ड इन्वेस्टर्स, और हमारे पास आते हैं कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स। ठीक है, ये हमारे सारे आउटसाइडर एक्सटर्नल यूजर्स हैं। देखिए, यूजर्स का मतलब क्या है यहाँ पर? यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यूजर्स का मतलब यहाँ पर ये है कि ये वो सारे के सारे पर्सन्स हैं जिनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी बिजनेस में इंटरेस्ट बना हुआ है। उनका इंटरेस्ट, जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक्सटर्नल यूजर्स की, तो एक्सटर्नल यूजर्स का इंटरेस्ट जो है एक बिजनेस के अंदर कहाँ कहाँ बना हो सकता है। जैसे मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट को एक बिजनेस से टैक्स चाहिए होता है। ठीक है, टैक्स चाहिए होता है, तो एक गवर्नमेंट ये उम्मीद लगा के बैठती है कि जब हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएगी किसी बिजनेस की, तो हम उससे ये पता लगाएंगे कि इस बिजनेस से हमें कितना टैक्स लेना है और कितना टैक्स नहीं लेना है। ऐसे ही लेंडर्स या फिर बोरोवर्स, लेंडर्स या बोरोवर्स क्या होते हैं? जिन्होंने कर्जा दिया हुआ है, ठीक है, उस कंपनी को, जिन्होंने कर्जा दिया है बिजनेस को, यानी कि लोन दिया है। तो एक लेंडर्स और बोरोवर्स एक कंपनी की इंफॉर्मेशन को देखना क्यों चाहेंगे? ताकि उनको ये पता लगे कि क्या कंपनी अच्छे से कमा रही है। अगर जब तक वो कमाएगी नहीं तो फिर हमारा हमने जो कर्जा दिया है उस कर्जे को वो चुकाएगी कैसे? ठीक है, तो इसलिए वो भी देखना चाहते हैं एक बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। ऐसे ही इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन होते हैं? जिन्होंने उस कंपनी में या उस बिजनेस में पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है उनकी सिक्योरिटीज के अंदर। तो वो भी ये चाहते हैं कि हम हमें ये पता रहे कि कंपनी कितना ग्रो कर रही है, ताकि हमें भी कंपनी से क्या मिले? डिविडेंड। डिविडेंड मतलब एक प्रॉफिट में हिस्सा होता है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट कस्टमर्स। कस्टमर्स क्यों देखना चाहेंगे किसी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को? कस्टमर्स इसलिए देखना चाहते हैं ताकि उन्हें ये पता रहे कि क्या ये बिजनेस अच्छा ग्रो कर रही है, क्या ये अपनी क्वालिटीज पर ध्यान दे रही हैं, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर, ताकि वो हमें बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, फॉर बेटर सर्विसेज। क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? लेनदार। अब लेनदार कौन होते हैं यहाँ पे? लेनदार वो होते हैं जिनसे बिजनेस ने या तो कोई गुड्स परचेज किया है, माल खरीदा है, या कोई सर्विसेज उनसे ली है, जिसके बदले में बिजनेस ने क्रेडिटर्स को पैसा देना है। ठीक है, नेक्स्ट बैंक्स। बैंक्स क्यों देखना चाहेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को? क्योंकि अगर उन्होंने उस बिजनेस को कोई लोन दिया है तो लोन की रीपेमेंट बिजनेस ठीक टाइम पर कर पाएगी या नहीं, वो भी वो चेक करना चाहेंगे उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखकर। इसी तरीके से एक एम्प्लॉइज क्यों देखना चाहेगा? फॉर सैलरी और बोनस के लिए, कि कंपनी अगर ठीक से कमाएगी या अच्छा मुनाफा कमाएगी तो सैलरी वो टाइम पर देगी। अगर अच्छा और भी अच्छा कमाया उसने तो फिर वो हमें बोनस भी दे सकती है, इसीलिए वो उसको देखना चाहेगी। और जो तीनों ये होते हैं, तीन चार जो हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑनर्स, मैनेजर्स एंड पार्टनर्स, ये किस लिए देखना चाहेंगे? टू टेकिंग दी डिसीजंस। ठीक है, ये किस लिए देखना चाहेंगे? ताकि उस बेसिस पर फिर हमें डिसीजन, यानी मैनेजमेंट, ये बेसिकली कौन होती है? मैनेजमेंट, किसी बिजनेस की मैनेजमेंट होती है। तो मैनेजमेंट क्या करती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखकर
उनको हेल्प मिलती है डिसीजन मेकिंग में, राइट। तो ये थे हमारे यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। दो तरीके के यूजर्स हैं हमारे, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन होती हैं? जो हमारे इनसाइड होते हैं कंपनी के, यानी इनसाइडर ऑफ द कंपनी। और जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट लिखिए, क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हाँ जी, क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव का क्या मतलब है? क्वालिटेटिव का क्या मतलब है? क्वालिटेटिव का मतलब है क्वालिटी, यानी अच्छाई। ठीक है, तो जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसी बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कैसी इंफॉर्मेशन हमारी होनी चाहिए जो अच्छी हो, ताकि उससे अच्छी हमारी फाइनल अकाउंट्स बन सके, फाइनेंशियल रिपोर्ट बन सके। नंबर 1, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी। सेकंड पॉइंट, रेलिवेंस। थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंडेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट, कंपेरेबिलिटी। ये हमारे चार ये हमारे चार पॉइंट्स हैं जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बेस्ट क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, भरोसा किया जा सके। इंफॉर्मेशन जिस पर हम भरोसा कर सकें, दैट इज रिलायबिलिटी। सेकंड पॉइंट, रेलिवेंस। रेलिवेंस का क्या मतलब है? रेलिवेंस मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि रेलिवेंट हो, इररेलिवेंट ना हो। ठीक है, रेलिवेंट हो, इररेलिवेंट ना हो, मींस जितना जरूरी हो उतना ही होना चाहिए। जैसे मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? तो उसने बताया, सर मेरा नाम राम है, मेरे पापा का नाम श्री राम है, मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ, मैं ब्लूवेल स्कूल में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैंने सिर्फ क्या पूछा उससे? नाम पूछा था। तो मेरे लिए जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थी वो क्या थी? सिर्फ और सिर्फ उसका नाम। जबकि वो क्या बता रहा है? इररेलेवेंट चीजें भी उसके साथ साथ बता रहा है, अपने फादर का नाम, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, वो कौन से स्कूल में पढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी मिले वो रेलिवेंट हो हमारे बिजनेस से। थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब जो समझ में आ सके। जैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो सभी के समझ में आ सके, ऐसी ना हो कि कोई उसको समझ ही नहीं पा रहा हो। जब तक हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी तो हमारी मैनेजमेंट भी उसको समझ नहीं पाएगी और डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगी ठीक से, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा कंपेरेबिलिटी। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें सेम नेचर के बिजनेस के साथ कंपेयर करते हैं। यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में बनी हुई होनी चाहिए ताकि हम उसको किसी अदर बिजनेस के साथ या किसी अदर ईयर के साथ हम उसको कंपेयर कर सकें। तो गाइस, ये थी हमारी क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है,
जो हमारा लास्ट पॉइंट है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे पार्ट 2 के अंदर। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, मैं कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।